दोस्तों गैस नाचेगी, गैस खूब नाचेगी, आप और हम साथ मिलकर नगमे गाएंगे, पूरा माहौल बनेगा और एक हसीन सुबह भी दोस्तों जरूर आएगी जब आपसे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, मेरा मोटिव तो इतना सा है, बस आपको गैसियस स्टेट चैप्टर में कंफर्टेबल बना दूं यार, जितना कुछ आपके सिलेबस में है प्यार प्यार से पूरा सिखा दूं। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बिंदास होंगे। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, उम्मीद है आपने यार आज के शानदार लेक्चर को जरूर अटेंड किया होगा। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 आज आपको मिल चुका है। आई होप आप उसको अटेंड कर चुके हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है अपने इस प्यारे से चैनल पर। गैसियस स्टेट चैप्टर का नाम है पूरा माहौल बन चुका है। नोटबुक और पेन आप निकाल लो, ठीक है। आज हमारे पिटारे में क्या क्या है, बहुत कुछ आज हमारे पिटारे में। हम पैरामीटर्स ऑफ गैस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद मैनोमीटर बैरोमीटर के बारे में जानेंगे, सीख लेंगे, नो टेंशन। लेकिन यार मुझे लगता है पहले माहौल बनाना चाहिए। गैसियस स्टेट को स्टार्ट करने से पहले माहौल बनेगा, है ना? साथ मिलकर बनाएंगे यार तो मजा आएगा। चैप्टर सीखने में आनंद ही आनंद आपको आएगा। नहीं तो यार डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए फिर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले गैस को जानेंगे, माहौल बनाएंगे। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गैसेज आर, गैसेज से रिलेटेड कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें देख लो। पॉइंट नंबर 1, गैसियस सब्सटेंसेस पोजेस वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। गैस के होंगे छोटे छोटे निके निके पार्टिकल, जिनको आप अपनी आंखों से यार नहीं देख पाएंगे। ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। गैस के होंगे स्मॉल पार्टिकल जिनको हम हमारी इन खूबसूरत आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। साथ साथ बोलते हुए आप नोट करें, है ना, डिक्टेट करते हुए आप सारी चीजों को मुझे लगता है लिख रहे होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, These particles remain far away from each other। एक दूसरे से यार दूर रहते हैं पार्टिकल। गैस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस रहता है, ठीक है। They maintain continuous motion। ये यार ताबड़तोड़ इधर उधर उछल कूद मचा रहे होंगे, नाच रहे होंगे। इनके बीच डिस्टेंस होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच यार नेग्लिजिबल होगी, इस वजह से ये मूव भी कर रहे होंगे। जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, ये पॉइंट क्लियर है। इस वजह से गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। पार्टिकल के बीच में गैप भी होगा। हाँ, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होगा। कंटिन्यूअस मोशन में होंगे, उछल कूद मचा रहे होंगे, नाच रहे होंगे पूरे कंटेनर में। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। इस उछल कूद को, इस नाच को रॉबर्ट ब्राउन ने एनालाइज किया और अपने नाम से ही उन्होंने इस उछल कूद का जो गैस के पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन यहां पर यार शो कर रहे होंगे, इसे ब्राउनियन मोशन बोल दिया। अरे क्लियर है ना ये बात? जैसे कंटेनर हमारे पास है, ये कंटेनर हमारे पास है, ये काफी सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। क्या आराम से ऐसे बैठे रहेंगे? जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, गैस के पार्टिकल्स है तो उछल कूद मचा रहे होंगे। जैसे ये से कोलाइड हुआ, वॉल से कोलाइड हुआ, इससे कोलाइड हुआ, फिर वॉल से कोलाइड हुआ, फिर वॉल से कोलाइड हुआ, फिर इससे कोलाइड हुआ। इस प्रकार से यार ये रैंडम मोशन होगा। गैस के पार्टिकल्स का इस प्रकार से रैंडम मोशन होगा, ठीक है। कहानी क्लियर है? ये तो हमने एक पार्टिकल के मोशन की बात की, बाकी पार्टिकल भी यार इसी प्रकार से ताबड़तोड़ इधर उधर टकरा रहे होंगे, जिगजैग मोशन होगा। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने अपने नाम से एक मोशन डिफाइन कर दिया। इस जिगजैग मोशन को क्या बोल दिया? ब्राउनियन मोशन बोल दिया। ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया? ये पॉइंट भी आपको क्लियर है? आगे देखिए, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप।
गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगी, गैस का कोई डेफिनेट आकार नहीं होगा। गैस तो यार पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना है। कंटेनर की शेप ऐसी हो या ऐसी हो, ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो, गैस होगी तो यार पूरे कंटेनर में ही मौजूद होगी। देखिए इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। कंटेनर की वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम है। अगर कंटेनर की वॉल्यूम 10 लीटर है तो गैस की वॉल्यूम 10 लीटर है। कंटेनर की वॉल्यूम 15 लीटर है तो गैस की वॉल्यूम 15 लीटर है। कंटेनर की वॉल्यूम 20 लीटर है, गैस की वॉल्यूम 20 लीटर है। ठीक है, गैस की वॉल्यूम का यहां मतलब है कंटेनर की वॉल्यूम। गैस की वॉल्यूम का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पार्टिकल्स इतनी वॉल्यूम को यार ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। गैस की वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस का मीनिंग होता है, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है उसे बोलेंगे गैस की वॉल्यूम। देख लो, पूरी कंटेनर की वॉल्यूम यार गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ गैस होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की इक्वल होगी। पूरे कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स उछल कूद मचा सकते हैं, पूरे कंटेनर में बिंदास घूम सकते हैं। तो कंटेनर की वॉल्यूम ही क्या होगी दोस्तों? कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अरे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर यार ये इंक्लूड कर सकते हैं। क्या? देखिए, गैसेज ऑक्यूपाई होल द स्पेस। जी हां, कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को गैस ऑक्यूपाई कर सकती है। इस पॉइंट को नोट कर लो। देखिए, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगी, कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम होगी। कहानी क्लियर है? क्योंकि गैस की वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पूरी वॉल्यूम अवेलेबल है, ये वॉल्यूम अवेलेबल है, ये कंटेनर की वॉल्यूम गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, तो यही तो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इस बात को हमने अगले पॉइंट में भी इंक्लूड कर लिया है कि गैस यार कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है। इसका मतलब है पूरे कंटेनर में घूम सकती है। जो ब्राउनियन मोशन होगा ये पूरे कंटेनर में होगा और कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम होगी। काफी बार मैंने यार इन बातों को रिपीट किया है। आई होप आपने इन बातों को अपने दिल से लगा लिया होगा। ठीक है, दिलो दिमाग में कैद कर लिया है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वैसे ये पॉइंट आप जानते, बट फिर भी मैं चाहता हूं यार दिल का दिल से कनेक्शन हो पाए, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ भी चीज आपकी मिस हो जाए। तो इसलिए छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बारीक बारीक बातें आपको बताऊंगा। बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, आप जानते हैं। अब तो आप मुझे जान ही चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा मकसद कि केवल ऊपर ऊपर से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अरे यार, इन डेप्थ इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। काफी सारी बड़ी बड़ी बातें भी आपको, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी, जूल थॉमसन इफेक्ट जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी आपको यार सिखा दूंगा बातों बातों में। लिक्विफेक्शन क्या है, CO2 गैस के लिक्विफेक्शन के लिए कैसा कर्व आएगा, बोल्स टेम्परेचर क्या है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सोल्व होते नहीं हैं। तो यार ये सारी चीजें मैं जानता हूं। एज ए स्टूडेंट मैं आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूं। तो अभी आपको धैर्य रखना है, ये नहीं सोचना है कि यार ये तो सारी चीजें आती हैं, रुको जरा। मीम्स देखा कि नहीं देखा आपने वो? अरे रुको जरा। देखिए, गैसेज एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, कंटेनर कैसा भी हो, हर डायरेक्शन में गैस जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। जो गैस पार्टिकल्स हैं ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। इस तरफ भी प्रेशर वही होगा, जो प्रेशर इस तरफ होगा, इस तरफ भी प्रेशर वही होगा, जो प्रेशर इस तरफ और इस तरफ होगा। इनफैक्ट यहां भी प्रेशर क्या मिल रहा होगा? सेम मिल रहा होगा। हर डायरेक्शन में प्रेशर P से मिल रहा होगा। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया।
कहीं एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा मिल रही होगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो गैस हर डायरेक्शन में यार इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। मुद्दा आपको क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए डेंसिटी ऑफ गैस इज लो, गैस की लो डेंसिटी होगी। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। गैस की डेंसिटी लो क्यों होगी? इसलिए लो होगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच लार्ज स्पेस होगा, ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स और गैस एटम्स। ठीक है ना, गैस के एटम्स के बीच यार लार्ज स्पेस होगा। वॉल्यूम ज्यादा मिलने की वजह से डेंसिटी क्या मिलती है? कम। तो वॉल्यूम ज्यादा क्यों मिलती है? लार्ज स्पेस क्यों होगा? वॉल्यूम ज्यादा क्यों होगी? लार्ज स्पेस क्यों होगा? लार्ज स्पेस क्यों होगा? क्योंकि एफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, जिस वजह से गैस के पार्टिकल्स के बीच होगा लार्ज स्पेस। कहानी क्लियर है? अगर यार ये पॉइंट आपको क्लियर है तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच यार लार्ज स्पेस होगा तो स्पेस को कम किया जा सकता है। पिस्टन लगा दें, ये देख लो, कंटेनर में पिस्टन लगा दी, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। ठीक है, इस पिस्टन को नीचे धकेला जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस गैस का क्या हो पाएगा? जो ज्यादा था कम हो जाएगा। गैस को कंप्रेस किया जाएगा, इससे कंप्रेशन होगा। इस प्रकार से पिस्टन लगाने पर पिस्टन को यार डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है, प्रेशर को इंक्रीज करते हुए। इससे क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और यार गैस कंप्रेस हो जाएगी। हाँ, गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हीट करने पर गैस एक्सपेंड भी हो जाएगी। गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। बिल्कुल सही सुना है। हीट करने पर, गर्म करने पर जो नाचा कूदी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, ये ज्यादा हो जाएगी। उछल उछल कर यार ज्यादा टकरा रहे होंगे, कोलिजन ज्यादा हो जाएंगी। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं गैस यार ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। देखिए इस प्रकार से ये कंटेनर हमारे पास है, ये गैस पार्टिकल्स है। ठीक है, हीट करने पर क्या होगा? ये तो रिजिड कंटेनर है, बाउंड्री मूव नहीं कर रही है। वैसे आप मुझे बता दो हीट करने पर क्या होगा? अगर ऐसा है तो ताबड़तोड़ कोलिजन होंगे कंटेनर की वॉल के साथ, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा मिल रहा होगा, प्रेशर ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। अब अगर हम, ये तो सिलेंडर है, इट इज फिटेड विद पिस्टन, पिस्टन फिटेड सिलेंडर ये आपके सामने है, यहां गैस है और बाहर से यार कांस्टेंट प्रेशर, पहले 1 atm लग रहा है, बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है? PATM कितना है? 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर भी तो गैस होंगी यार, आप पर भी तो प्रेशर लगता है, मुझ पर भी तो प्रेशर लग रहा है, इस रूम में भी तो गैस है, कितना लग रहा है? 1 atm। मान लेते हैं यहां इस पिस्टन पर 1 atm प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अंदर भी प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा। तभी तो यार ये इक्विलिब्रियम में है, ये पिस्टन ना ही ऊपर मूव कर रही है ना ही नीचे मूव कर रही है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम यहां पर होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं अब इसको गर्म कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर इसको गर्म कर दूं, हीट कर दूं, बर्नर पर रख दूं, तो क्या होगा? क्या होगा लाला, क्या होगा? अरे बच्चा क्या होगा? अगर मैं इसको गर्म कर दूं यार, तो ऐसे केस में अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और बाहर प्रेशर इससे कम होगा। हाँ, पहले गर्म करने से पहले 1 atm था अंदर और बाहर भी 1 atm था, इक्विलिब्रियम था। लेकिन जब हमने इसको हीट किया, गर्म किया, तो अंदर 1 atm नहीं होगा, अंदर 1 atm नहीं होगा, अब 1 atm से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार इक्विलिब्रियम ये अटेन करना चाहेगी, अंदर ज्यादा प्रेशर बाहर कम प्रेशर, तो क्या होगा इस केस में? इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? ऐसे मेंटेन होगा। फिर से 1 atm प्रेशर कैसे मेंटेन होगा? ये पिस्टन यार ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, हीट करने पर
जो प्रेशर 1 atm से ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से अंदर ज्यादा नाचाकूदी होगी, है ना। गैस के मॉलिक्यूल यार गर्म होने पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे तो पिस्टन को ऊपर धकेल लेंगे, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया है, फिर से प्रेशर 1 atm होना चाहेगा ताकि फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाए, तो पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये गैस पार्टिकल इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहे होंगे, अंदर प्रेशर ज्यादा है। कब तक धकेलते रहेंगे? तब तक धकेलते रहेंगे जब तक अंदर का प्रेशर फिर से 1 atm नहीं हो जाता, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, तो भैया तब तक ये धकेलते रहेंगे। जैसे ही अंदर बाहर प्रेशर 1 atm हुआ, ये पिस्टन रुक जाएगी। मतलब हीट करने पर पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही। इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम इंक्रीज हुई। वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब है? एक्सपेंशन हुई। क्या हुई? एक्सपेंशन। गैसेस को हीट करने पर एक्सपेंशन क्यों होती है, इसकी पूरी फील मैंने आपको दी है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा, करेंगे बातचीत। आजकल तो मैं आपके सारे कमेंट्स को देख रहा हूं और ये मेरा प्रॉमिस है, टर्म 2 में मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर भी दूंगा और साथ में यार आपके जो भी व्यू पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, जो भी आपकी व्यूज होंगे उन पर यार मैं काम भी करूंगा। जैसे आपको अगर मुझे कोई सजेशन देना है, आपको लगता है कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, तो मिल बांट कर उसको यार करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी थोपा नहीं जाएगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगता है तो यही होगा। हमारी फीलिंग्स यार प्रॉपरली एक्सचेंज हो रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा इधर से मैं कुछ और बोल रहा हूं, उधर से तुम कुछ और समझ रहे हो। ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे की फीलिंग को तो समझते हैं ना यार, उस पर ही काम करना है। तो आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गैसेस में बी लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। देखिए, प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा, पार्टिकल पास आ जाएंगे, ठीक है, मामला क्लियर है। और टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा? टेम्परेचर घटाने पर स्पीड कम हो जाएगी पार्टिकल्स की, ठीक है ना, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कहानी क्लियर है? स्पीड कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। अरे ज्यादा गर्म करेंगे तो भैया पार्टिकल की नाचाकूदी ज्यादा होगी, मानते हो नहीं मानते हो? तो स्पीड कम हो जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया है, अंडरस्टैंड हो गया। प्रेशर बढ़ाने पर पार्टिकल पास आएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अरे यार ये तो आपने ग्रेविटेशन में भी जरूर देखा होगा, Gm1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। R डिक्रीज होने पर पार्टिकल पास आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। वैसा ही यहां गैस पार्टिकल्स के केस में भी होगा यार, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसकी वजह से F अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। स्पीड कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसकी वजह से भी F अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसकी वजह से भी F अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब यार गैस से लिक्विड के पार्टिकल्स में F अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो गैस किस में तब्दील होना चाहेगी? अगर गैस की अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रही है तो गैस किस में तब्दील होना चाहेगी? लिक्विड में तब्दील होना चाहेगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो यार ये सुटेबल कंडीशन होती है लिक्विफेक्शन के लिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। प्रेशर ज्यादा करने पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा, इसका क्लियर कट मैंने आपको आइडिया दिया है। आई होप आपने इसमें अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। इसके बाद देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अभी आइडियल गैस क्या है इसके बारे में करेंगे बात, बट फिलहाल ये देख लो, काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की टेम्परेचर का ही फंक्शन है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसका एक शानदार फॉर्मूला भी होता है जिसको हम आगे चलकर इस चैप्टर में केटीजी की मदद से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से डिराइव कर रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। n यहां क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स है, r क्या है, r गैस कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है,
T टेम्परेचर इन केल्विन है। आने क्लियर है? तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी, और इस बात को आप यार मैथमेटिकली देख भी सकते हो। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इस बात को हमने पहले थियोरेटिकली फील भी कर लिया था, अब हमने यार मैथमेटिकली इसको यार देख लिया है। नो टेंशन, अब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई है। अभी आइडियल गैस क्या है? क्या आइडियल गैस के अलावा भी गैसेस होती हैं? हाँ, रियल गैसेस होती हैं, वैन गैसेस होती हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर में आगे चलकर हम बात कर रहे होंगे। 50% बातें होंगी आइडियल गैस से रिलेटेड और 50% बातें होंगी वैन डर वाल्स और रियल गैस से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, आइडियल बिहेवियर जस्ट एक अजम्पशन है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अरे ऐसी कोई गैस होती नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसी हकीकत में कोई गैस होती नहीं। आइडियल गैस के बारे में लिखो, ऐसी कोई गैस होती नहीं, जस्ट एक अजम्पशन है। गैस के बिहेवियर को सिंपल मानते हुए, है ना, आइडियल कॉन्सेप्ट दिया गया है गैस के लिए। आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है? ये सिंप्लीफाइड वे में गैस को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है। आइडियल गैसेस एग्जिस्ट करती नहीं है, बस आइडियल बिहेवियर एक अजम्पशन है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे गैस को आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग बनाने में हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? लिखिए इसमें, पहले तो ये लिखिए, आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, समझ लिया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रियलिटी में होता नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल गैस whose particles occupy negligible volume। गैस पार्टिकल की खुद की नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगी, एंड हैव नो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। एफ अट्रैक्शन जीरो मान लो, एफ अट्रैक्शन जीरो मान लो। वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस की बात करनी है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है, इसको जीरो मान लो। गैस पार्टिकल खुद वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होंगे। जो गैस की वॉल्यूम बोली जाती है वो गैस की वह वॉल्यूम है जो अवेलेबल है गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए। गैस की वॉल्यूम का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता ये गैस पार्टिकल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। गैस की वॉल्यूम का मतलब होता है कंटेनर की वॉल्यूम, कंटेनर की कितनी वॉल्यूम फ्री है, कितनी जगह खाली है जहां गैस घूम सकती है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। यहां बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। गैस पार्टिकल अगर रहे आइडियल गैस के वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होंगे तो गैस पार्टिकल्स की खुद की वॉल्यूम क्या माननी है? जीरो। एफ अट्रैक्शन क्या माननी है? जीरो। क्या एफ अट्रैक्शन होगी? हाँ, वैसे अगर रियलिटी में आप मुझसे पूछेंगे जरूर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर पार्टिकल्स के बीच होगी, लेकिन यार मानने में क्या जाएगा? एफ अट्रैक्शन को जीरो मान लो। क्या पार्टिकल्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे एक्चुअल केस में, लेकिन मानने में क्या जाता है? कोई पार्टिकल कुछ कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, कुछ उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कंसिडर करना कि इसने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, इसने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, यार ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे लिए हो जाएगा। तो हमारे काम को आसान बनाने के लिए, गैसेस को यार ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा माना जाता है एफ अट्रैक्शन जीरो है, गैस पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये जीरो है। अगर आप ये अजम्पशन मान लेंगे तो यहां से जो गैस का बिहेवियर मिल रहा होगा, यहां से जो गैस का बिहेवियर मिल रहा होगा, दैट बिहेवियर इज आइडियल बिहेवियर। यहां से जो बिहेवियर मिल रहा होगा
आइडियल बिहेवियर मिल रहा होगा। अगर एफ अट्रैक्शन को जीरो नहीं मानेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल को कंसीडर करेंगे आप, तो ऐसे केस में बिहेवियर कैसा मिलेगा? रियल बिहेवियर मिलेगा। लेकिन हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात कर रहे होंगे यार आइडियल बिहेवियर की, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं। दे फॉलो आइडियल गैसेस फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं। पी क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। पी क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एक्सर्टेड बाय गैस। वी क्या है? वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वी है फ्री वॉल्यूम। अब जब गैस पार्टिकल खुद वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो फ्री वॉल्यूम पूरी कंटेनर की वॉल्यूम होगी। ये क्या होगी? ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये फॉर्मूला कहां से आया है आगे चलकर आपको पता चल जाएगा, फिलहाल इसको नोट कर लो। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स है। आर गैस कांस्टेंट है। जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, इस वैल्यू को यूज करें। और प्रेशर को एटीएम यूनिट में यूज करना है, वॉल्यूम को लीटर यूनिट में आपको यूज करना है। इन बातों का ख्याल रखना है। प्रेशर आपको यार एटीएम यूनिट में यूज करना है, ठीक है। वॉल्यूम आपको लीटर यूनिट में यूज करनी है। और ये देख लो आर की यूनिट देख लो, इस यूनिट के साथ जो वैल्यू होगी आर की 0.081 होगी। क्या इसके अलावा भी आर की कुछ डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है? हाँ, वो अलग अलग यूनिट में मिलती हैं, जैसे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। लेकिन हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन अप्लाई करते हुए यार आर की ये वाली वैल्यू यूज करनी है, इसी यूनिट को यूज करना है। कहानी क्लियर है? वॉल्यूम लीटर में होगी, प्रेशर एटीएम में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा। टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। टी क्या है? टेम्परेचर है केल्विन यूनिट में। ये फॉर्मूला कहां से आया? कर लेंगे इसकी बात बाद में, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। गैस लॉज से आइडियल गैस इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। ये गैस लॉज क्या है, क्या बला है, करेंगे आगे बात। फिलहाल आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को याद कर लो, कहीं पर जरूरत हुई तो इससे हम अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। गैस के बिहेवियर को आसान बनाया जा सकता है इसे याद करते हुए, ठीक है। याद हो गया तो गैसेस के साथ आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, जान पहचान बन पाएगी। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये कहानी क्लियर है तो एक बात और सुन लो, आर की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे तो हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रही हो। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू और देख लें आर की। 0.081 को 1/12 भी लिखा जा सकता है, सेम यूनिट के साथ। 1/12 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इससे कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। नोट कर लिया? चले आगे फिर। चलिए आइडियल गैस के बारे में कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हमने देख ली हैं, तो आगे चलते हैं। आगे हमें यार गैस के पैरामीटर्स को जानना है। गैस के कितने होंगे पैरामीटर्स? देखिए, मास एंड अमाउंट ऑफ गैस पहला पैरामीटर है। गैस के अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? यार मोल कॉन्सेप्ट के उन मायावी फॉर्मूलाज को यूज करते हुए गैस के अमाउंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देख लो किस प्रकार से। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ गैस, मास बाय मोलर मास, मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला ये है, गैस के अमाउंट को एक्सप्रेस करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na से भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, अमाउंट को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप ये सबको याद होगा। इसके अलावा तीसरा मायावी फॉर्मूला होता है मोल कॉन्सेप्ट में, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय
22.4 लिखा है कई जगह 22.7 लिखा है। आखिरकार ये सच्चाई क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई ये है, एसटीपी को रिवाइज किया जा चुका है। जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर यार 22.7 ही आएगा। क्या पहले कुछ और मिलता था? हाँ, पहले कुछ और होता था। एसटीपी कंडीशन में कुछ और मिलता था पहले। क्या? देखो एसटीपी क्या, पहले देख लो। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। याद हो गया? पुरानी एसटीपी के बारे में बात कर लें और नई एसटीपी के बारे में बात कर लें। ओल्ड एसटीपी, मॉडर्न एसटीपी। कुछ भी नहीं दिया, ओल्ड है या मॉडर्न, तो भैया मॉडर्न ही यूज करेंगे। ओल्ड क्यों यूज करेंगे? ठीक है, तो मॉडर्न ही यूज करेंगे। और ये मॉडर्न एसटीपी कंडीशन के अकॉर्डिंग 22.7 हमने लिख दिया है। क्या है ये 22.7? देखिए ओल्ड एसटीपी क्या है पहले ये देख लो। ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग यार स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मॉडर्न एसटीपी के अकॉर्डिंग भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग प्रेशर मिलता था यार 1 atm। मॉडर्न एसटीपी के अकॉर्डिंग प्रेशर को रिवाइज किया जा चुका है। प्रेशर है 1 बार। प्रेशर कितना है? 1 बार है। 1 बार कितने एटीएम के इक्वल है? 0.987 एटीएम के इक्वल है 1 बार। मामला क्लियर है? अब देखो ये 22.4 और 22.7 क्या है? 1 मोल गैस की वॉल्यूम है ये। अगर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करते हैं, कीजिए अप्लाई, प्रेशर को पुट करें यहां पर 1 एटीएम, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ये हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मोल 1 होगा। मोलर वॉल्यूम की बात करनी है। R 0.0821 है। टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में हमें कंसिडर करना है। ये मैं आपको यहां बता चुका हूं। यहां हमने बात की टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए 273 ऐड करना होगा। ऐड कर दिया है। इतना केल्विन टेम्परेचर होगा। यहां से मोलर वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल और मोलर वॉल्यूम Vm आप फाइंड करेंगे। तो मोलर वॉल्यूम आपको यार यहां से 22.4 मिल रही होगी। मोलर वॉल्यूम कितने मिल जाएगी? 22.4 लीटर मिल जाएगी। मॉडर्न एसटीपी के अकॉर्डिंग आप मोलर वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? प्रेशर 1 बार है। यहां देखिए मैंने आपको बताया बार यूनिट में प्रेशर को एक्सप्रेस नहीं करना, एटीएम यूनिट में ही एक्सप्रेस करना है। जब आर की ये वाली वैल्यू आप यूज करते हैं तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए। यहां प्रेशर देखिए बार यूनिट में है। 1 बार 0.987 एटीएम के इक्वल है। ये लीजिए प्रेशर को एटीएम यूनिट में हमने पुट कर दिया है। वॉल्यूम फॉर 1 मोल ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है, मोलर वॉल्यूम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को 1 पुट करेंगे। R 0.0821 है। टेम्परेचर अगेन 273 केल्विन है। यहां से मोलर वॉल्यूम जो मिल रही होगी 22.7 लीटर मिल रही होगी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल यहां 22.4 और यहां देखना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एसटीपी कितनी है? 22.7। यार एक बात बताओ, इतनी वॉल्यूम 1 मोल की है, 1 मोल की वॉल्यूम है ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एसटीपी। तो V लीटर के कोरेस्पोंडिंग कितने मोल होंगे? 22.7 लीटर 1 मोल की वॉल्यूम है। 1 लीटर की कोरेस्पोंडिंग 1/22.7 मोल होंगे। V लीटर की कोरेस्पोंडिंग कितने मोल होंगे? अरे ठीक तो है फॉर्मूला बिल्कुल। हाँ, V से मल्टीप्लाई करना होगा तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? V/22.7। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से शानदार अंदाज में हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे
वॉल्यूम को 22.7 से डिवाइड करना है। अरे वाह। सिमिलर मैनर में अगर ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग कहीं पर बात की गई हो तो ऐसे केस में 22.7 की बजाय क्या आ जाएगा, 22.4 आ जाएगा। जैसे कि ऐसा कहीं दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर इतनी है। कुछ वॉल्यूम दे रखी हो या मेंशन किया, ये डेटा जो है ये ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग है। ये जो डेटा है यार ये ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग है, ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यार 22.4 से डिवाइड करेंगे। टेंशन में नहीं आना है, हम तो मॉडर्न एसटीपी जानते हैं। अरे भैया मैंने आपको दोनों बता दिए। जब डेटा इस प्रकार का दिया हो तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए 22.4 से डिवाइड कर लो। और यार जब डेटा इस टाइप का हो, केवल एसटीपी बोल रखा हो, तो बाय डिफॉल्ट हम मॉडर्न एसटीपी को ही आगे लेकर चलेंगे। वेरी नाइस। अब काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं दुम हिलाते हुए। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं, बहुत प्यार करता हूं बच्चों से। काफी बार बच्चे मजाक में मुझसे पूछते हैं या कुछ सीरियस भी होते हैं, डरावनी शक्ल लेकर आते हैं, सर एनटीपी क्या है? और बहुत सारे लोग तो एसटीपी इज इक्वल टू एनटीपी मान लेते हैं। बच्चों को हो जाती कंफ्यूजन। मैं ये नहीं कह रहा कि मानना गलत है, मैं ये कह रहा हूं बच्चों को क्लियर करना जरूरी है। अगर आप क्लियर कर दोगे बच्चों को तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए कंफ्यूजन होती क्या है, एनटीपी, एनटीपी, एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, ठीक है ना? क्लियर है बात? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो यार अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है, स्टैंडर्ड तो एक ही होगा। तो इसलिए एसटीपी को हम यूज करते हैं। नॉर्मल तो अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी इन जनरल एनटीपी कंडीशन जो होती है वो यार देखिए इस प्रकार से है। 1 एटीएम प्रेशर, प्रेशर कितना होगा? इन जनरल एनटीपी कंडीशन को जो डिफाइन किया गया है, प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा। इसे एनटीपी कंडीशन माना गया है। एनटीपी कंडीशन को अप्लाई करते हुए जो आप वॉल्यूम फाइंड करते हो, देखना एक बार, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, मोलर वॉल्यूम, इसे मोलर वॉल्यूम भी बोला जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल फाइंड करें। 118 डाल दो यहां पर, आर की वैल्यू आप डाल दो कितनी? 0.0821। टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, 273 ऐड करना होगा, 293 केल्विन पुट करना होगा। 1 मोल की वॉल्यूम फाइंड करनी है, यहां 1 पुट किया। कीजिए कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेटर से कर लो। कॉन्सेप्ट सीखना है तो कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहां से जो मोलर वॉल्यूम निकलकर सामने आएगी, आएगी 24.054, ठीक है, 24.05 आएगी। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है? अरे ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? मोलर वॉल्यूम कितनी आएगी? इतनी आएगी। ये जो मोलर वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन जो थी ना उसके पास है। मॉडर्न एसटीपी के अकॉर्डिंग मोलर वॉल्यूम कितनी मिलती है? 22.7 मिलती है, और ये कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 24 है, उसके पास ही तो है। इसलिए ऐसा मान लिया जाता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, एसटीपी और एनटीपी इक्वल है, एसटीपी और एनटीपी इक्वल है। तो इसलिए फॉर्मूला में कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 अगर ओल्ड एसटीपी की बात की गई है, या फिर मॉडर्न एसटीपी की बात करेंगे तो 22.7।
इसलिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट बात करना चाहते हैं तो 22.7 की बजाय आप क्या यूज करें, एनटीपी कंडीशन के अंदर क्या यूज करें। अगर ऐसी एनटीपी कंडीशन तो ऐसे केस में यार 24.05 यूज करना होगा इन प्लेस ऑफ 22.7। ठीक है, एसटीपी एनटीपी को एक जैसा मान लिया जाता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन अगर आप बारीक लेवल पर अगर जाकर देखना चाहेंगे, इन डेप्थ अगर आप देखना चाहेंगे तो ये बातें यार अलग है। अप्रोक्सीमेटली सेम इनको माना जा सकता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। कहानी क्लियर है। अब एनटीपी एसटीपी के अलावा मैंने तो एक और चीज भी देख रखी है। एनसीईआरटी बुक को ध्यान से देखना, जहां गैस लॉस दिए हैं वहां बिल्कुल नीचे पट्टा दिया है। एनसीईआरटी बुक में नीचे बिल्कुल जहां पर नंबरिंग की होती है वहां एक पट्टा डालकर लिखा हुआ है एसएटीपी। एसएटीपी अब काफी सारे बच्चे कहेंगे और इतनी सारी कंडीशन, अरे देख लो ज्ञान बट रहा है, सबको एक साथ बता रहा हूं। देखिए एसएटीपी कंडीशन क्या है। एक और कंडीशन आपके सामने है, ये कंडीशन स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, इसकी फुल फॉर्म होगी स्टैंडर्ड देखिए एसएटीपी कंडीशन क्या है, एसएटीपी कंडीशन देखिए एसएटीपी कंडीशन क्या है। एक और कंडीशन आपके सामने एसएटीपी कंडीशन, इसका मीनिंग है एसएटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एसएटीपी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, याद कर लो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तब हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, ऐसे केस में मोलर वॉल्यूम फाइंड करने हो, एसटीपी के केस में, एनटीपी के केस में मोलर वॉल्यूम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, इस केस में मोलर वॉल्यूम को फाइंड करना हो कर लेंगे यार। हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। क्या प्रेशर 1 बार पुट करें, नहीं, इसको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। 1 बार 0.987 एटीएम के इक्वल है। ये लीजिए मोलर वॉल्यूम वीएम फाइंड करनी है। मोलर वॉल्यूम, दिस इज मोलर वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। मोलर वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। नंबर ऑफ मोल को 1 पुट करेंगे, आर 0.0821 पुट करना होगा और टेम्परेचर केल्विन यूनिट पे पुट करना होगा। 25 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ऐड करने के बाद केल्विन यूनिट के साथ टेम्परेचर मिलेगा 298। ठीक है, यहां से मोलर वॉल्यूम कितने मिल पाएगी, मोलर वॉल्यूम 24.789 लीटर मिल पाएगी। तो इस प्रकार से यार एसएटीपी कंडीशन को हमने जान लिया, मोलर वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। कहीं पर क्वेश्चन आएगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर लेंगे, मोलर वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नेक काम है। गलती से याद हो जाए तो यार अच्छी बात है। आगे चलेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए गैस है 2 टाइप की, गैस है 2 टाइप की, आइडियल और रियल। आइडियल रियल गैस 2 टाइप की है। ठीक है, दोनों के केस में वॉल्यूम यार डिफरेंट अंदाज से हम कंसिडर कर रहे होंगे। इसे वैंडरवॉल भी बोला जाता है, वैंडरवॉल। लेकिन वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन को समझ लेंगे, फिर इन दोनों के लिए गैस की वॉल्यूम का क्या मीनिंग है। अरे मीनिंग तो एक ही होगा लेकिन अंदाज अपना अपना होगा। देखिए द स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस पार्टिकल को घूमने फिरने के लिए, नाचा कूदी करने के लिए, नाचने कूदने के लिए जितना स्पेस मिल रहा होगा उसे हम गैस की वॉल्यूम बोल देंगे। ठीक है, आइडियल गैस के केस में पार्टिकल की खुद की वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना गया है। ठीक है ना यार,
बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स होंगे, ऐसा माना गया है। ये खुद कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। मतलब गैस की वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स है, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब कंटेनर की पूरी वॉल्यूम ही गैस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, तो ऐसे केस में कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम हो जाएगी। लेकिन रियल गैस के जो पार्टिकल्स होंगे ये कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, इनकी खुद की वॉल्यूम होगी। अगर ये खुद वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर एक्सक्लूड होगी। जिस वॉल्यूम में पार्टिकल घूम रहा है, जिस स्पेस को इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस पार्टिकल के लिए वह स्पेस नहीं है। जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वह स्पेस इसके लिए नहीं है, और जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वह स्पेस इसके लिए नहीं है। यानी रियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं होगी। कंटेनर की सारी वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम नहीं है। कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नॉट फ्री। ऐसे केस में कंटेनर की पूरी वॉल्यूम फ्री नहीं है। पार्टिकल्स कुछ वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर रहे होंगे, पार्टिकल्स कुछ वॉल्यूम को खुद ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कंटेनर की वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम को माइनस करना होगा, ठीक है। और माइनस करेंगे तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोल देंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोल देंगे। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कंटेनर की वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम को माइनस किया, जो कंटेनर की फ्री वॉल्यूम होगी वो मिल जाएगी। फ्री वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस होगी। इस कहानी के बारे में ज्यादा डिटेल में हम रियल गैस और वैन डर वाल्स गैस के केस में देखेंगे। फिलहाल हमें गैसेस को आइडियल बिहेवियर से डील करना है। तो गैस की वॉल्यूम का मतलब सीधा सा ये है, कंटेनर की वॉल्यूम, नो टेंशन। वॉल्यूम की एसआई यूनिट कुछ होती है क्या? अरे होती है भैया। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा भी वॉल्यूम की और यूनिट है। हाँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल है। 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मेरे पास लेकर आते ऑफलाइन में, सर ये मीटर क्यूब दिया है, इतना लीटर हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, हलवा है क्या जो देखते ही खा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होगा। 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होगा। 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होगा। और ml को सेंटीमीटर क्यूब भी बोला जा सकता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसको सीसी भी बोला जा सकता है। काफी सारे बच्चे पूछते सर ये सीसी क्या दिया है? सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यूनिट कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए आप ये यूनिट कन्वर्जन यार देखना ना भूलें। कहानी क्लियर है? वॉल्यूम से आपने सारी जान पहचान बना ली है, यूनिट कन्वर्जन को भी आपने देख लिया है, वॉल्यूम की जान पहचान आप देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर यार मेजर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ गैस का। मतलब गैस कितनी हॉट है, कोल्ड है, ये हम कैसे देखेंगे? ये टेम्परेचर की मदद से देखेंगे। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। और टेम्परेचर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को यार चेंज कर रहा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। हायर टेम्परेचर का मतलब क्या है? हायर टेम्परेचर का मतलब है गैस इज हॉट, ठीक है ना, गैस हॉट है। लोअर टेम्परेचर का क्या मतलब है? गैस इज कोल्ड, गैस कोल्ड है। एक तो ये बात है।
दूसरी बात दोस्तों ये है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है आइडियल गैस के केस में 3/2 nRT है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। दूसरा फॉर्मूला ये है, चलिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा टेम्परेचर की एसआई यूनिट है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या है? केल्विन है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर को हमें केल्विन यूनिट में एक्सप्रेस करना होगा। इसके लिए 2 स्केल हैं। कौन कौन से? सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है ना यार? तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है, डिग्री फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है, ये देखना होगा। नहीं देखेंगे तो यार एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन हमसे सोल्व हो नहीं पाएगा। तो केल्विन के अलावा 2 और स्केल है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है? तो केल्विन का डिग्री सेल्सियस से क्या रिश्ता नाता है? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है केल्विन टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है आपके सामने। ठीक है? अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस किस प्रकार से डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ यह रिलेटेड है। 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है? तो इस प्रकार से टेम्परेचर के स्केल हैं, इनको आप ध्यान में रख लो। नहीं रखोगे तो एग्जाम में कब मिस्टेक हो जाएगी क्या पता। क्वेश्चन आपको आता हो लेकिन यूनिट कन्वर्जन की वजह से आप यार क्वेश्चन को सोल्व ना कर पाए। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ऐसा लगेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, है ना? लेकिन आप यूनिट कन्वर्जन को देख लेंगे, छोटी छोटी बातें आप देख लेंगे, तो मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में डूबने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है? चलिए फिर ये सब कुछ देख लिया तो बारी है प्रेशर की। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सब जानते हैं गैसेज एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में गैसेज इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी। देखिए प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर है। प्रेशर को ρgh की फॉर्म में भी इंडिकेट किया जा सकता है। किसी लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर है इसे ρgh की फॉर्म में भी इंडिकेट किया जा सकता है। गैस का प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम अगर हम फाइंड कर लें, क्या पता इससे भी गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। हाँ बिल्कुल होगी। लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैलकुलेट करना सीख लो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा उससे आप गैस के प्रेशर पर कमेंट कर पाएंगे, करेंगे इसके बाद। तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया तो है ही, प्रेशर लिक्विड कॉलम की वजह से ρgh भी है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे यहां तो हम गैस की प्रेशर की बात कर रहे हैं, लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर क्यों देखना है? क्योंकि क्या पता लिक्विड कॉलम के प्रेशर से गैस के प्रेशर का आइडिया लगाया जा सके। बिल्कुल लगाया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। बैरोमीटर मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट वहां से आप पता करेंगे कैसे गैस के प्रेशर पर कमेंट किया जा सकता है मैनोमीटर की मदद से। ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट सीख लें एक बार। उससे पहले लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर आपको पता होना चाहिए ρgh किस प्रकार से मिलता है। प्रेशर है क्या? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसको mg बोल सकते हैं। यहां क्या मिलता है? एरिया मिलता है। अगर हम यहां पर हाइट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इंटू हाइट क्या? वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है। अरे वाह! प्रेशर इज इक्वल टू ρgh, फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। प्रेशर इज इक्वल टू ρgh, नोट कर लो। याद देखिए प्रेशर आपको पास्कल यूनिट में मिलेगा जब डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट में पुट करेंगे, जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप पुट करेंगे और हाइट आप मीटर में पुट करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला तो पता होता है लेकिन यूनिट कन्वर्जन की वजह से मात खा जाते हैं। काफी बार देखता हूं ऑफलाइन में मेरे पास आते हैं,
फिर कहूंगा दुम हिलाते हुए काफी सारे बच्चे आते कहते सर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा मुझसे। अरे भैया यूनिट देखिए जरा इसकी। फिर कहेंगे अच्छा यूनिट को भी सोचना था। नहीं, बाबा आएंगे यूनिट बताने के लिए। तो ये आपको क्लियर है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर है। गैस इंड्यूसेस ए प्रेशर इनसाइड द वेसल बिकॉज गैस पार्टिकल्स शो मोलिकुलर मोशन। प्रेशर इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है ना, गैस पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होगी कंटेनर की वॉल्स पर। इस वजह से जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। अब देखिए 1 एटीएम कितने पास्कल के इक्वल है? 1 एटीएम 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल है। 1 एटीएम 1 बार किस प्रकार से रिलेटेड है? 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटीएम के इक्वल है, ये तो आप जानते हैं ही। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। 1 एटीएम इतने बार के इक्वल है, याद हो गया। इसके अलावा 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। मरकरी कॉलम की इतनी हाइट हो तो 1 एटीएम प्रेशर होगा, इतने पास्कल प्रेशर होगा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। 760 mm ऑफ Hg मरकरी कॉलम की इतनी हाइट के कोरस्पॉन्डिंग 1 एटीएम प्रेशर मिल रहा होगा। इस हाइट को सेंटीमीटर यूनिट में भी कंसीडर किया जा सकता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस प्रेशर को टोर भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, 760 mm ऑफ Hg और 760 टोर। ठीक है, इसे टोर भी बोला जा सकता है। यूनिट कन्वर्जन के लिए ये सब कुछ पता होना आपको बेहद जरूरी है, नहीं तो सब कुछ आता होगा फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। नॉलेज गोबर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यार यूनिट कन्वर्जन के लिए सब कुछ आपको याद होना चाहिए। याद कर लिया है? जल्दी से याद कर लो, अपने जहन में रख लो इसको। आगे देखिए, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। हाँ, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लगता है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लगता है इसका आपको आइडिया नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे लाला। क्योंकि अभी बैरोमीटर मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट बाकी है। बैरोमीटर मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट जब मैं आपको सिखा रहा हूंगा तो वहां पर आपको यार लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन हाइट, हाइट ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड। हाइट पर डिपेंड करेगा प्रेशर। हाँ, P इज इक्वल टू रो GH है, हाइट पर तो डिपेंड कर ही रहा है। कैसे रो GH के इक्वल है ये हमने यहां देख लिया है। फोर्स क्या है? mg है, और एरिया को हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया और इस फोर्स को भी हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है, तो P इज इक्वल टू रो GH में फॉर्मूला मिलता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ वेसल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ वेसल। वेसल की शेप पर यह प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। कंटेनर कैसा भी हो, वेसल कैसी भी हो, ऐसी वेसल हो या फिर ऐसी वेसल हो, ऐसी वेसल हो, ठीक है, वेसल कैसी भी हो, ऐसी हो या ऐसी हो, हाइट अगर सेम है, सेम हाइट हमें यहां पर कंसीडर करनी है। हाइट अगर सेम है, हाइट अगर सेम, हाइट h है, सेम लिक्विड है, ये लिक्विड ना निकले इसे क्लोज कर दिया गया है, या हाइट h है, सेम लिक्विड है, या हाइट h है, सेम लिक्विड है, तो जो प्रेशर लग रहा होगा ये प्रेशर सेम लग रहा होगा। ठीक है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू रो GH, प्रेशर सेम मिलेगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। नेचर ऑफ लिक्विड पर ये प्रेशर डिपेंड करता है, क्योंकि नेचर ऑफ लिक्विड की वजह से यार डेंसिटी चेंज होगी। ठीक है ना, नेचर ऑफ लिक्विड पर ये प्रेशर डिपेंड करता है। अगर नेचर ऑफ लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है इन दोनों वेसल में, तो ऐसे केस में हाइट सेम मिलने पर प्रेशर क्या मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा। रो सेम है,
हाइट सेम है, जी तो सेम होता ही है, तो रोजियत सेम हो जाएगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों के केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। मामला क्लियर है कि नहीं? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें यार कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को जानना है। क्यों जानना है? क्यों जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि यार मरकरी स्केल होता है स्टैंडर्ड स्केल। मरकरी के अलावा अगर किसी कॉलम में कोई और लिक्विड है तो उसकी हाइट को हम ऐसे डायरेक्टली प्रेशर नहीं बोल सकते हैं। मरकरी स्केल को यूज करते हुए जो हाइट अटेन होगी उस हाइट को प्रेशर बोला जा सकता है। इसका प्रूफ आपको यहां से मिल चुका है। 1 atm किसके इक्वल है? 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। मतलब मरकरी स्केल पर जब इतनी हाइट मिल रही होगी उसको 1 atm प्रेशर बोला गया है। ठीक है, अगर हाइट हमें मरकरी स्केल पर H mm मिल जाती है तो एटीएम में प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इन एटीएम कितना होगा? प्रेशर इन एटीएम यूनिट कितना होगा? अगर हाइट मिल जाती है H, ये mm ऑफ Hg है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इसको 760 से डिवाइड कर देंगे, एटमॉस्फेरिक यूनिट में प्रेशर आ जाएगा। अगर ये हाइट हमें सेंटीमीटर में मिलती है तो किससे डिवाइड करना होगा? 76 सेंटीमीटर से डिवाइड करना होगा। प्रेशर आपको एटीएम में मिल जाएगा, नो टेंशन। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, लिक्विड कोई और हुआ तो उसकी हाइट को हम तब्दील कर लेंगे मरकरी की हाइट में, मरकरी स्केल को यूज करते हुए। और मरकरी स्केल को कैसे यूज किया जाएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से। इट इज द हाइट ऑफ वन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिक्विड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी लिक्विड की हाइट अगर हम मरकरी स्केल पर दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में हम देखें, उसे बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट। इसे यूज कैसे करना है देखना यार। प्रेशर सेम है, अगर P सेम है, P सेम है तो रोजीएच सेम होगा, रोजीएच कांस्टेंट होगा। रोजीएच कांस्टेंट, इससे हमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है उसकी हाइट कम अटेन हो पाएगी, क्योंकि प्रेशर तो सेम है। डेंसिटी ज्यादा कम हाइट अटेन होगी, डेंसिटी कम है हाइट ज्यादा अटेन होगी, डेंसिटी कम है हाइट ज्यादा अटेन होगी। यहां तो देखिए यार, दो लिक्विड इस प्रकार से लिए गए। पहला लिक्विड मरकरी है, इसका प्रेशर P1 है, ρ1gH1 ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। दूसरा लिक्विड है, उसका प्रेशर P2 है, ρ2gH2 ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ये P1 P2 सेम है, क्यों? ये बोला गया है, तभी तो यार कंपेयर कर पाओगे आप हाइट को। अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, P सेम, अगर P सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? देखना, ये मरकरी के लिए है, फॉर मरकरी के लिए है, तो ऐसे केस में रो मरकरी इंटू जी इंटू एच मरकरी इज इक्वल टू, तो दूसरा लिक्विड है जिसकी हाइट H2 अटेन होगी, ठीक है, इसके प्रेशर को ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे, इसके इक्वल लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अंडर सेम प्रेशर हमें क्या करना? हाइट को कंपेयर करना है। अंडर सेम प्रेशर जब हम हाइट को कंपेयर कर रहे होंगे, देखना जी से जी कैंसिल हो रही होगी। मरकरी स्केल पर जो हाइट मिलेगी वो ये मिलेगी। रो लिक्विड कोई दूसरा लिक्विड है, दूसरे लिक्विड की जो हाइट है डिवाइडेड बाय रो मरकरी। याद कर लो इसको, मरकरी स्केल पर जो हाइट मिलेगी ये ऐसे मिलेगी, रो लिक्विड इंटू एच लिक्विड डिवाइडेड बाय रो मरकरी। और रो मरकरी के बारे में बता दूं, मरकरी की जो डेंसिटी है याद कर लो 13.6 ग्राम पर ml है, ठीक है, पर ml और पर सेंटीमीटर क्यूब है। याद हो गया? इस प्रकार से शानदार अंदाज में अगर कोई दूसरा लिक्विड है और उसकी कुछ हाइट अटेन होती है, उससे मरकरी स्केल पर हाइट एक्सप्रेस करने में हमें कामयाबी मिल पाएगी। और इस हाइट को यहां डाल देंगे, तो हमें प्रेशर एटीएम यूनिट में मिल जाएगा। और एटीएम और पास्कल का क्या रिश्ता है ये आप जानते हैं ही। अरे वाह, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है, अभी मजा आएगा, रुकिए जरा, अभी मजा बाकी है।
असली मजा बाकी है। ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर यूज करेंगे, हम मैनोमीटर यूज करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट की, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है इसकी हम बात कर रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको बैरोमीटर बोलेंगे। बैरोमीटर दिखने में कैसा है, आपके सामने है। बैरोमीटर दिखने में ऐसा है। क्या मिलता है बैरोमीटर में? इट कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टिंग नैरो ट्यूब डिप्ड इन डिश ऑफ मरकरी। मरकरी का कंटेनर है, इसमें इन्वर्टेड नैरो ट्यूब मिलती है, ये आपके सामने है। और जो हाइट अटेन होगी, ऐसा मरकरी हमने लिया जिसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml है, ये मरकरी लिया है। इसकी जो हाइट अटेन होगी, ये देखना 760 mm अटेन होगी। किस वजह से अटेन हुई है? ये बैरोमीटर है, मरकरी है कंटेनर में, इन्वर्टेड नैरो ट्यूब है जिसको डिप किया गया है इस पे। जो हाइट अटेन होगी 760 mm अटेन होगी। क्यों अटेन होगी? क्योंकि यहां लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगने से, यहां देखना, इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी राइज होगा। कैपिलरी राइज मेथड से हम प्रेशर को मेजर कर लेंगे। देखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस वजह से इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का कुछ लेवल अटेन होगा, कुछ हाइट अटेन होगी। और 1 atm प्रेशर एग्जर्ट होने से ये हाइट कितनी मिलती है? 1 atm प्रेशर एग्जर्ट होने से हाइट 760 mm ऑफ Hg मिलती है। इतनी मिलती है, मरकरी की हाइट इतनी मिलती है। तो यहां से 1 atm को क्या बोला गया? यहां से 1 atm को 760 mm ऑफ Hg बोल दिया गया। अरे वाह, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको यार मैथमेटिकली भी देखना चाहेंगे। ये जो हाइट है 760 mm ऑफ Hg, इसको क्या मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अरे फॉर्मूला अप्लाई कर दे, P इज इक्वल टू रो GH। ये फॉर्मूला किस लिए है? आपको रियलिटी से मिलवाने के लिए है। देखो हकीकत क्या है। प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm। यहां प्रेशर पास्कल यूनिट में पुट करना होगा। 1 atm कितने पास्कल के इक्वल है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। प्रेशर हमने पास्कल में पुट किया। डेंसिटी ग्राम पर ml में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी है। तो देखना कैसे कन्वर्ट करेंगे। 13.6 ग्राम पर ml, पहले तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। अरे मामला क्लियर है कि नहीं है? देखिए, ग्राम को तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 बार 100 से डिवाइड करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए। मतलब 100⁻³ यानी 10⁻⁶। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 10⁻⁶ से डिवाइड करना होगा, तो मतलब 10⁻⁶ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। बाकी दिमाग यूनिट कन्वर्जन में आप लगा लेंगे। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इतनी डेंसिटी मिल रही होगी। जी कितना है? 9.8 है जी। हाइट मीटर में कितनी मिल पाएगी? यहां से सोल्व कीजिए। हाइट मीटर में कितनी मिल पाएगी? जल्दी से सोल्व कर लो। यहां से हाइट मीटर में मिल रही होगी 76 इंटू 10⁻⁻²। 76 इंटू 10⁻⁻², इतनी हाइट मीटर में मिल रही होगी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट मीटर में मिल रही होगी इतनी, तो सेंटीमीटर में मिलेगी 76 सेंटीमीटर। mm में कितनी मिलेगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल है 760 mm ऑफ Hg। अरे वाह ये तो मैथमेटिकली भी हमने देख लिया। और क्या? कैपिलरी ट्यूब में, नैरो ट्यूब में जो हाइट अटेन होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लगने की वजह से इतनी अटेन होगी। इतनी अगर हाइट अटेन होगी तो मजा आ गया भैया। इसको तो हमने P इज इक्वल टू रो GH से देख लिया है। तो यहां से हम कंक्लूड क्या कर पाएंगे? हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अबव लेवल ऑफ मरकरी
इन द कंटेनर इज मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हाइट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मेजर कर रही है। जी हां, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, याद कर लो इस बात को, ये मैंने प्रूव कर दिया है। और इस बैरोमीटर से हम क्या फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं, इस बैरोमीटर से हम ये फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है। अरे वाह, मजा आ गया ये तो। अब देखना, या 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। When gas is present in barometer, then we have 3 possibilities। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी तो यार यही होगी, H हाइट अटेन हो जाए, H हाइट अटेन हो जाए। और इस बार देखना, गैस प्रेजेंट है बैरोमीटर में। पिछली बार वैक्यूम था। डिफरेंस क्या है? पिछली बार यह गैस नहीं थी, अंदर गैस नहीं थी। बैरोमीटर ट्यूब की जो 3 पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, ये तब है व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन बैरोमीटर, अंदर गैस मौजूद है। पहली पॉसिबिलिटी तो यार ये है, क्या गैस मौजूद है जिसकी वजह से हाइट 760 अटेन नहीं होगी, इससे कुछ कम अटेन होगी, हाइट कुछ H डैश अटेन होगी। ठीक है ना, H डैश हाइट अटेन होगी। 1 atm यहां भी लग रहा है, तो 760 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर होगा। 760 mm हाइट अटेन होनी चाहिए थी, लेकिन गैस होने की वजह से, अंदर वैक्यूम नहीं है, गैस है, ये गैस धकेल रही होगी मरकरी को, ये भी इस तरफ प्रेशर लगा रही होगी। मतलब मरकरी की जो हाइट है 760 नहीं मिलेगी, 760 से कुछ कम मिलेगी। ठीक है भैया, ये पक्की बात है। H डैश जो है ये 760 mm से कम है। ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? पहले यहां वैक्यूम था, ये ट्यूब खाली थी, आराम से मरकरी का लेवल अप हुआ, मरकरी राइज हुआ। कितनी हाइट अटेन हुई वो आप जानते हैं, 1 atm कितने mm ऑफ Hg के इक्वल है ये आप जानते हैं, भली भांति इस बात को आप देख चुके हैं। तो बारी इसमें गैस हो तो यार गैस प्रेशर लगाएगी इस तरफ, तो हाइट 760 mm ऑफ Hg अटेन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं होगी तो क्या रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर पाओगे? अंदर जो गैस का प्रेशर लग रहा है पी गैस, ये ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है? देखिए, या मरकरी का लेवल अप हुआ है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, इसके ज्यादा होने की वजह से ये लेवल अप हुआ है। इसका मतलब ये तो डेफिनेटली है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है गैस के प्रेशर से, ये पक्की बात है। अरे लेवल अप हुआ भैया, बाहर से प्रेशर ज्यादा लगा हुआ तभी तो लेवल अप हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है किससे? गैस के प्रेशर से। गैस इसको नीचे धकेल रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसका लेवल अप हुआ है, तो जरूर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ज्यादा होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है तो हाइट किसके कोरस्पोंडिंग अटेन हुई? इस प्रेशर डिफरेंस के कोरस्पोंडिंग ही हाइट अटेन हुई। जितना प्रेशर डिफरेंस है, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हाइट मिलेगी, कम होगा तो कम हाइट होगी। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार गैस के प्रेशर से ज्यादा है, इसके कोरस्पोंडिंग उतनी हाइट अटेन होगी। अगर ये प्रेशर डिफरेंस कम है तो कम हाइट अटेन होगी। अगर ये देखना, ये प्रेशर डिफरेंस ज्यादा, मतलब ये प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ज्यादा हाइट अटेन होगी, इसकी वजह से ज्यादा हाइट अटेन होगी। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये ज्यादा धकेलेंगे इसको ऊपर की तरफ। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा हाइट अटेन होगी। मामला क्लियर है कि नहीं है? तो जो प्रेशर डिफरेंस है ये इस हाइट के कोरस्पोंडिंग है। अगर आप देखिए इसे H डैश बाय 760 लिख दे, अगर ये mm ऑफ Hg में है तो कुछ गलत नहीं होगा। इस प्रकार से हमने इस प्रेशर डिफरेंस को ATM यूनिट में एक्सप्रेस कर लिया है, हाइट को ATM में कन्वर्ट करते हुए। ये हाइट अगर mm में है तो 760 से डिवाइड करना होगा। अगर ये हाइट सेंटीमीटर में है तो इसको 76 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या करने में कामयाब हो पाएंगे? ये जो प्रेशर ATM यूनिट में है
इनमें से किसी अननोन प्रेशर को फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रेशर पास्कल यूनिट में है तो PATM माइनस P गैस पास्कल यूनिट में है, तो हाइट की कोरस्पोंडिंग जो प्रेशर होगा ये ρgh' होगा, और इस हाइट की कोरस्पोंडिंग ही प्रेशर डिफरेंस मिल रहा होगा, तो यह प्रेशर डिफरेंस ρgh' के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर पास्कल यूनिट में कैलकुलेशन करनी है ऐसे कर लीजिएगा, ATM यूनिट में कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन ऐसे कर लो, नो टेंशन। तो इस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन के लिए यहां फॉर्मूला लिख दिया है ताकि क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, दूसरा केस यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से देखना, इसको डिप किया है, जैसे यहां डिप किया था वैसे ही यहां भी डिप किया है, ठीक है। और कहानी क्लियर है। यहां गैस मौजूद है, गैस मौजूद है, गैस का भी प्रेशर लग रहा है, P गैस, गैस का भी प्रेशर लग रहा है, और यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, ये PATM भी लग रहा है। लेकिन मरकरी का लेवल इस बार अप नहीं हुआ। या वैक्यूम था तो आप जानते हैं 760 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर था, 760 mm हाइट अटेन हुई थी। या गैस होने से क्या होगा, ये गैस नीचे धकेल रही होगी मरकरी को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये लेवल अप होना चाहेगा, लेकिन हुआ नहीं। इसका क्या मतलब है, जितना यहां बाहर की गैसेज इसको यार ऊपर धकेल रही है मरकरी को, उतना ही अंदर की गैस इसको नीचे धकेल रही है। मतलब ये प्रेशर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। यहां से जो प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये मरकरी नीचे शिफ्ट होना चाहिए, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से मरकरी ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, ये सेम है। ना ही मरकरी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ना ही मरकरी नीचे शिफ्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब है यार ये प्रेशर इक्वल है। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं P गैस इज इक्वल टू PATM। मामला क्लियर है कि नहीं है यार। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है लेवल डाउन हो जाए, मरकरी राइज ना करे, मरकरी फॉल कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कलयुग है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। H" डिस्टेंस से मरकरी फॉल कर जाए, ऐसा हो सकता है। किसकी वजह से, अंदर गैस है, गैस की वजह से, यहां गैस है। यहां देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है PATM। मामला क्लियर है। ये गैस का प्रेशर लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ये जो लेवल है ये क्या हो जाए, ये डाउन हो जाए, हो सकता है ना यार। इसका क्या मतलब, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अंदर से प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हुआ है, मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है। किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ऐसी शरारत, ऐसी हरकत गैस ने की होगी, इसके लेवल को डाउन कर दिया होगा। कितना लेवल डाउन हुआ, इस प्रेशर डिफरेंस की कोरस्पोंडिंग पता चल पाएगा। P गैस माइनस PATM, प्रेशर डिफरेंस तो ये है, ज्यादा वाला प्रेशर गैस का, इस बार यहां गैस है, इसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा, गैस की वजह से P गैस लग रहा होगा। इसने इसको नीचे धकेल दिया, गैस ने नीचे धकेल दिया, ये ज्यादा प्रेशर है। जितना गैस नीचे ज्यादा एक्सटेंड में धकेल रही होगी, मतलब उतना ही प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गैस का प्रेशर ज्यादा रहा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस ये होगा, ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर। ये जरूर इस H" से हम मेजर कर पाएंगे। जितना H" ज्यादा, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, H" कम मतलब प्रेशर डिफरेंस कम। तो जो H" यहां से लेकर ये जो हाइट है H", इससे हम यार मेजर कर पाएंगे। यहां से लेकर जो डेप्थ है, यहां से लेकर जो हाइट है H", इससे हम ये प्रेशर डिफरेंस एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर यूनिट हुई ATM, तो ऐसे केस में जो हाइट आएगी, अगर ये mm में है तो 760 से डिवाइड करते हुए इसको ATM में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस प्रकार से हम
इनमें से जो भी अननोन है उसको फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। अगर प्रेशर पास्कल में एक्सप्रेस करना है तो पी गैस माइनस पी एटीएम। अगर प्रेशर एक्सप्रेस करना है पास्कल में तो एच डबल डैश के कोरस्पोंडिंग जो प्रेशर होगा पास्कल यूनिट में रो जी एच डबल डैश होगा। ऐसे जो भी अननोन होगा उसको फाइंड करने में हम कामयाब हो पाएंगे, नो टेंशन। तो इस प्रकार से अगर बैरोमीटर ट्यूब में गैस अगर कैद है, गैस अगर अंदर नाच रही है, तो ऐसे केस में ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही होगी। चले आगे। फिर बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने में। फिर भी क्या पता गैस का प्रेशर पूछा हो, तो मैंने किस प्रकार से इस्तेमाल करना है बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब बारी है यार मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट को जानने की। मैनोमीटर को किस काम में लाया जाएगा, सोचिए जरा। मैनोमीटर से क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इज कॉल्ड मैनोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट के लिए बैरोमीटर यूज होगा, तो गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन यूज होगा? मैनोमीटर यूज होगा। क्या है ये? इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब। यू शेप की ट्यूब है कंटेनिंग मरकरी, हां मरकरी होगा इसमें। हुज वन लिम्ब ऑफ ट्यूब इज लॉन्गर देन अदर लिम्ब, जिसका एक लिम्ब दूसरे लिम्ब से क्या है? बड़ा है। मैनोमीटर ऐसी यू शेप की ट्यूब होगी यार, जिसको कंटेनर से जोड़ा जाएगा। ऐसी यू शेप की ट्यूब होगी जिसका एक लिम्ब, एक हिस्सा एक लिम्ब, ये लिम्ब है। एक जो एंड है इसका ये लिम्ब है, और ये दूसरा एंड है, ये भी लिम्ब है। ठीक है, इनको कंपेयर करें, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कंपेयर करें तो एक हिस्सा लंबा होगा इसका। ठीक है, और इस ट्यूब में यू शेप की ट्यूब में क्या होगा? ऐसा क्यों बना दिया? क्योंकि कंटेनर से इसको जोड़ना, अटैच करना है, ताकि गैस के प्रेशर को मेजर कर पाए। देख लो, इस प्रकार से इसमें क्या होगा? मरकरी होगा। अभी फिलहाल लेवल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यार इसको किसी कंटेनर से नहीं जोड़ा गया है। मान लेते हैं यहां भी हमने क्लोज कर रखा है इसको, ठीक है, तो ऐसे केस में इसे कंटेनर से जोड़ने पर कुछ ना कुछ मरकरी का लेवल जरूर अप होगा। अगर यहां वैक्यूम है, अगर यहां क्लोज्ड एंड मैनोमीटर है, तो ऐसे केस में लेवल क्या होगा? डेफिनेटली अप होगा, क्योंकि गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी जिससे मरकरी राइज कर रहा होगा इस कैपिलरी ट्यूब में। इससे हम गैस का प्रेशर फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। मैनोमीटर को गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मैनोमीटर 2 टाइप का होता है, दोज इन विच लोंगर लिम्ब इज क्लोज्ड। लंबे वाला जो हिस्सा है कि देखना ये इस प्रकार से क्लोज्ड हो। दूसरा केस दोज इन विच लोंगर लिम्ब इज ओपन्ड। ऐसा हो सकता है कि जो लंबा हिस्सा है कि यहां से ओपन हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास यार मैनोमीटर के दोनों टाइप आप देख चुके हैं, तो इसके बाद बारी है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 4 मैनोमीटर है। ये देखिए मैनोमीटर टाइप 1 का है, टाइप 1 मैनोमीटर है, हुज लोंगर लिम्ब इज क्लोज्ड। ठीक है, ये देखिए 2 और मैनोमीटर आपको दिए गए जिनके जो लोंगर लिम्ब है ये ओपन है, तो ये टाइप 2 मैनोमीटर है। और 4th मैनोमीटर भी टाइप 2 है, हुज लोंगर लिम्ब इज ओपन्ड, ये भी टाइप 2 है। मामला क्लियर है? अब देखिए अगर वैक्यूम होगा, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो ऐसे केस में गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और यहां जो हाइट अटेन होगी, जो लेवल अप होगा, इस लेवल से जो यहां जो लेवल अप देखने को मिल रहा होगा, ये इस h हाइट से देखने को मिल रहा होगा। इसका क्या मतलब है? गैस ने इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर अप्लाई कर दिया है। ज्यादा प्रेशर गैस का होगा तो ज्यादा हाइट होगी, कम प्रेशर गैस का होगा तो कम हाइट होगी। अगर इस प्रेशर को आप पास्कल यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो रो जीएच से आप एक्सप्रेस कर लो, लेकिन आप इसको अगर एटीएम यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं पी गैस को, तो पी गैस होगा HMM ऑफ Hg डिवाइडेड बाय 760, या फिर H सेंटीमीटर ऑफ Hg डिवाइडेड बाय
76 सेंटीमीटर। मामला क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां देखिए, ये क्लियर है ना यार। एटीएम यूनिट में अगर हमें प्रेशर एक्सप्रेस करना है तो ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, और पास्कल यूनिट में एक्सप्रेस करना तो रो जीएच से आसानी के साथ प्रेशर को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। ये आप न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में एटीएम या फिर पास्कल यूनिट कौन सी यूनिट में प्रेशर को एक्सप्रेस करना है। ये काम हो गया। चलिए, अगर ये काम हो गया तो अब अगर लोअर लिम्ब ओपन हो तो ऐसे केस में कैसे डील करेंगे। देख लो, लोअर लिम्ब जो है ये ओपन है, और यहां तो लेवल यार गिर गया मरकरी का। गैस का प्रेशर लगने की वजह से जब स्टोव को आप रिमूव करेंगे, गैस दौड़ेगी, गैस के प्रेशर लगने की वजह से लेवल यार अप होना चाहिए था, लेकिन ये तो यार फॉल हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? देखिए, जितना ये लेवल डाउन हुआ है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रेशर डिफरेंस मिल रहा होगा। कैसे? जरूर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से तो यार ये लेवल डाउन हुआ है। किससे? गैस के प्रेशर से। हम क्या बोलेंगे? प्रेशर डिफरेंस जो है पी एटीएम माइनस पी गैस, ये रो जीएच के इक्वल है। अगर आप पास्कल यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप इस प्रेशर डिफरेंस को, ये जो लेवल डाउन हुआ है यहां से लेकर जो हाइट है, इसे देखा जा सकता है कितना लेवल डाउन हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यार पास्कल यूनिट में इतना प्रेशर होगा। ठीक है, और लेवल क्यों डाउन हुआ? जरूर प्रेशर डिफरेंस है, इस वजह से ही तो लेवल डाउन हुआ है। किसका प्रेशर ज्यादा है? बाहर का प्रेशर ज्यादा है। इसने क्या कर दिया? मरकरी के लेवल को गिरा दिया। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर, ये प्रेशर डिफरेंस होगा। और इस प्रेशर डिफरेंस को इस हाइट से, यहां से लेकर यहां जो एच हाइट अटेन होगी, हाँ बिल्कुल, यहां से लेकर यहां जो खाली होगा, जितनी हाइट होगी, खाली हाइट होगी, जो खाली हाइट अटेन होगी, इससे हम क्या बोल देंगे? इससे हम यार रो जीएच प्रेशर बोल देंगे। प्रेशर डिफरेंस होगा। मामला क्लियर है? अगर ये कहानी आपको क्लियर है तो आप जो खाली हाइट एच अटेन हुई यहां पर इस लेवल के रिस्पेक्ट में, इस हाइट से एटीएम यूनिट में भी प्रेशर एक्सप्रेस कर लेंगे। कैसे? प्रेशर डिफरेंस है पी एटीएम माइनस पी गैस इज इक्वल टू एच को आप अगर ये एमएम में है तो आप डिवाइड कर दें 760 से, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप डिवाइड कर दें किससे? 76 से। ये बात आप जानते ही हैं। तो आप एटीएम यूनिट में आप प्रेशर कैलकुलेट करने में कामयाब हो पाएंगे। पास्कल यूनिट में कैलकुलेट करना है तो आप इसको अप्लाई कर लो, नो टेंशन। अब देखना, अगर यहां पर खाली हाइट अटेन हुई है और यहां देखना मरकरी का लेवल राइज हुआ है, दोनों बातों में डिफरेंस है, तो इससे यहां क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है, यहां तो यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था जिसकी वजह से मरकरी का लेवल ये फॉल कर गया था, और ये खाली जो हाइट है इस लेवल के रिस्पेक्ट में ये अटेन हो गई थी। यहां देखना, ये जो हाइट अटेन हुई है ये मरकरी की हाइट अटेन हुई है। डिफरेंस ये है, अंदर से जो स्टोव को रिमूव करने के बाद गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, गैस ज्यादा प्रेशर को एक्सर्ट कर रही होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसी वजह से, गैस की प्रेशर की वजह से ही मरकरी की हाइट एच अटेन हुई है। तो इस बार आप क्या बोलेंगे? गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्रेशर डिफरेंस देखिए, पी गैस माइनस पी एटीएम, इस हाइट की कोरस्पॉन्डिंग ही देखिए प्रेशर डिफरेंस मिल रहा होगा। पास्कल यूनिट में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ऐसे केस में इसको रो जीएच से इक्वेट कर दें, लेकिन अगर आप एटीएम यूनिट में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस प्रेशर डिफरेंस को आप, अगर ये हाइट एमएम में है तो 760 से इक्वेट कर दें, या फिर अगर ये हाइट सेंटीमीटर में है तो h बाय 76 इससे इक्वेट कर दें। अगर ये हाइट एमएम में है तो h बाय 760 इससे इक्वेट कर दें, अगर ये सेंटीमीटर में है तो h बाय 76 इससे इक्वेट कर दें। तो इस प्रकार से आप अननोन प्रेशर को फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? लोअर लिम्ब ओपन्ड हो, ऐसे केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा हो स्टोव को रिमूव करने के बाद, और गैस का प्रेशर भी लग रहा हो, फिर भी कोई हाइट अटेन ना हो, मरकरी का लेवल फॉल ना करे, मगर फिर भी ऐसा हो जाए, मतलब ये सेम लेवल पर मिल पाए, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे ऐसे केस में? बोलना क्या है? जितना प्रेशर
ये लग रहा है, उतना ये प्रेशर लग रहा है। मतलब ऐसे केस में आप बोलेंगे PATM P गैस के इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस के प्रेशर के इक्वल है। तो इस प्रकार से यार शानदार अंदाज में मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया है। हम क्या करेंगे क्वेश्चन तो यार नेक्स्ट सेशन में सोल्व करेंगे, अभी तो आपको होमवर्क मिलेगा, अभी कुछ नहीं करेंगे, दुआएं देंगे आपको अभी तो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप घर से कर लेना यार, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में धमाकेदार अंदाज में एक के बाद एक क्वेश्चन को हम यार सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। काफी सारी अच्छी बुक से क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जल्दी से नोट कर लो। ये मजेदार क्वेश्चन है, अरे ये भी मजेदार है यार, सभी मजेदार है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। PDF नोट्स में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। PDF नोट्स कहां अवेलेबल होंगे? अपना एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है यार, रसायन लीला, रसायन लीला। तेरा ध्यान किधर है, रसायन लीला इधर है, ये तो आप जानते ही है ना। ये प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको यार सारे PDF नोट्स मिलेंगे, इसका मटेरियल मिलेगा आपको, बुकलेट मिलेगी, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, DPPs मिलेंगे आपको। तो जल्दी से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि कुछ भी लॉस ना हो आपका। कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे पास करनी होगी, कभी भी पास करनी होगी, तो टेलीग्राम चैनल पर ही इंफॉर्मेशन पास करूंगा। इसके अलावा आप केमिस्ट्री ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन में मैं अपना फोन नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको मुझे तंग नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि कॉल पर कॉल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप डायरेक्टली मुझ तक पहुंच पाए, तो मैं आपको फोन नंबर भी जल्द ही देने वाला हूं, जैसा कि मैंने काफी पहले प्रॉमिस किया था आपको। अब ये प्रॉमिस भी आपका जल्दी नेक्स्ट वीक तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की मुलाकात में इतना ही। इन क्वेश्चंस को यार जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, PDF नोट्स में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर से हमारी मुलाकात होगी धमाकेदार अंदाज में। और यहां इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, यहां 36 आएगा, ठीक है, करेक्शन ये है। चलें फिर, इजाजत दे दो यार, आज के लिए इजाजत है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए होमवर्क करना बेहद जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा। चलिए बाय बाय।